Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we are going to learn emergency provision in the Indian Constitution. दोस्तों इस सीरीज में हम एम लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज याद कर रहे हैं विद इजी ट्रिक्स विद क्लैरिटिव कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये सीरीज आपको सब कुछ रिवाइज करवाएगी, क्विकली इम्प्रूवली रिकॉल करवाएगी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ये सीरीज स्टेट पीसीएस एग्जाम और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये हमारे कुछ अपनी सीरीज है जो आपको वाईटी चैनल आईएएस गाइड पर ही मिलेगा। दोस्तों प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैंने यहाँ लास्ट 10 ये लिख रखा है। अब इसको मैंने बढ़ाकर 1995 से 2024 तक कर दिया है। ठीक है, तो आपको मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा प्रीलिम्स पीवाईक्यू, वो भी 1995 से लेके 2024 तक के। ठीक है, वो भी एग्जाम मोड में कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम मोड का मतलब मेरा ये है दोस्तों, एक आप घर पे सोल्व करते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप एग्जाम डे वाले दिन एग्जाम हॉल में बैठकर वहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो वहाँ पर सोल्व करने में एग्जाम डे वाले दिन और घर पे बैठ कर सोल्व करने में उसी पेपर को बहुत फर्क आता है। तो मैं वो तरीके बताऊंगा कि एग्जाम डे वाले दिन आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, आप कैसे उन प्रेशर को झेलोगे। ठीक है, और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, आपका सही अप्रोच क्या रहेगा, वो मैं इस सीरीज के अंदर क्लियर करूंगा और मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और अभी तक हमने ये देखो सेंटर स्टेट खत्म कर दिया। ठीक है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी सेंटर स्टेट लेसन तक की चैनल पर। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी पड़ी है। इंटरेस्टेड लेसन खत्म कर दिया। अब इमरजेंसी खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर और सबको याद कर लेंगे हम। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कंटेंट तैयार हो रहा है प्रेसिडेंट के ऊपर। अब चलते हैं हम अपने इमरजेंसी वाले चैप्टर पे और इसको हम खत्म कर देंगे। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, जितने भी मैं निमोनिक्स बताता हूँ ना आपको, आपको चैप्टर में साइड बाय साइड लिखते जाना है। ठीक है, जब भी आप चैप्टर रिवाइज करोगे अपनी बुक से, ठीक है, और मेरी वीडियो को साथ में चलाना। ठीक है, जब भी रिवाइज करो मेरी वीडियो को देखो ना सामने और लेक्चर को रिवाइज करना, मतलब अपनी लक्ष्मीकांत की बुक के साथ। तो इससे आप इफेक्टिवली सब कुछ रिकॉल भी कर पाओगे और याद भी कर पाओगे। ठीक है, फालतू में समय बर्बाद करने से बढ़िया है एक्टिव रिकॉल करके याद करना। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सब कुछ आपको रिवाइज कराए थे चैप्टर वाइज। ठीक है, जितना आप इनपुट देते हो ना उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, मेरी वीडियो के अंदर मैं ऐसी कोई वीडियो बनाता ही नहीं जिसके अंदर आप इनपुट दो और आपको आउटपुट ना मिले। ठीक है, जितना आप इनपुट दोगे ना उससे डबल, 3 गुना, 10 गुना आपको आउटपुट मिलेगा मेरी वीडियो के अंदर। ठीक है, एक बार वीडियो को सही से देखना बस। तो इमरजेंसी प्रोविजन के लिए आप करना क्या है, आपको आप टेलीग्राम चैनल पर जाना और यहाँ पर आपको अ, हमारे जो चैनल है आईएएस गाइड वाले टेलीग्राम चैनल पर जाना और आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक की, क्वेश्चन बैंक की। ठीक है, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है और इसे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करवाओ और जैसे मैंने प्रैक्टिस कर रखी है वैसे ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, और निमोनिक्स भी साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, एग्जाम पास आ रहे हैं और देखो रिवीजन आपका बहुत बेहतरीन होगा ना, जितना बेहतरीन रिवीजन होगा उतनी सिल्ली मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है, जैसे कि रिवीजन होगा खटाखट तभी एग्जाम निकलेगा फटाफट। ठीक है, मेरा तो यही कहना है सर। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन को खत्म करते हैं चलो लेक्चर के अंदर और आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया था कि इमरजेंसी प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मिलेगा। तो पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन मिल जाएंगे आपको, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। आर्टिकल 352 है आपका नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 365 क्या है आपका, और 356 क्या है, स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है वो आपको मैं अभी बताऊंगा, इसको जो मिलेगा आपको आर्टिकल 360 में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, मतलब सोर्स क्या है हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है। और आपको हिटलर को याद करना है और जर्मनी को याद कर लो, तो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्या लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। ठीक है, तो आपको हिटलर से याद रखना है कि भैया हिटलर ने ही इमरजेंसी लगाई थी अपनी कंट्री के अंदर, तो हमने जर्मनी से ड्राइव किया है। ठीक है, चलो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी
कैन बी इम्पोज्ड ऑन वियर ग्राउंड्स। तो ये हमारा याद करने का तरीका है कि वियर ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो सकता है। तो वियर से क्या याद रखना है आपको, तो डब्ल्यू से आपको याद रखना है वॉर, ई से आपको याद रखना है एक्सटर्नल एग्रेशन, और ए आर से आपको याद रखना है आर्म रिवेलियन। ठीक है, जब आर्म रिवेलियन होगा तो उसके कहेंगे हम इंटरनल इमरजेंसी, और इन ग्राउंड्स के ऊपर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, नोट करने वाली बात है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, अब कब आया देखो, 4 + 4 44। ठीक है, तो ये आया 1978 में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, 4 + 4 8, तो 1978 में आया था। और इसने क्या करा, इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को, जो वर्ड लिखा हुआ था पहले, उसको कर दिया आर्म रिवेलियन में। ठीक है, चेंज कर दिया वर्ड को। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसे ना एक बार क्विक रिवीजन मोड में ना हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको सब कुछ एक बार रिकॉल हो जाए, चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाए नेशनल इमरजेंसी। फिर आगे बढ़ेंगे, इसे याद करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सप्रेशन करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी को डिनोट करने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, कि हम इमरजेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। 1962 में चाइनीज एग्रेशन के टाइम पे हमने इसे नेशनल इमरजेंसी को लगाया था। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर। ठीक है, और ये 1968 तक चला था। फिर 1971 में इंडो पाक वॉर में, और ये 1977 तक चला था। 1975 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इन्होंने इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, और ना ही इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बुलाया। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ना ही उनको बुलाया। ठीक है, ना उनसे एडवाइस ली, और प्रेसिडेंट को कॉल करके ये बोला कि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है हमारी कंट्री में। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट ही ऑर्डर करता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी लगाएगा। ठीक है, किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी को। लेकिन क्या हुआ 1975 में, इंदिरा गांधी जी ने खुद ही लगा दिया। ठीक है, वो विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, और ये चला था 1977 तक। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यह आपका पूरे मेंस में और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो किस ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी ले सकती है, जो आपको आर्टिकल 352 में मिलता है। तो ये ग्राउंड्स हैं वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और जब इन दोनों ग्राउंड के ऊपर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब आर्म रिवेलियन के ऊपर इमरजेंसी लगेगी तो हम इसको बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी, क्योंकि ये इंटरनली होता है। ठीक है, आर्म रिवेलियन देश के अंदर ही होता है। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्म रिवेलियन वर्ड लिया आता है, पहले लिखा हुआ था इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, तो मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था, तो उसको आर्म रिवेलियन कर दिया जाता है। ठीक है, कि इस ग्राउंड के ऊपर हम इमरजेंसी लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 38 अमेंडमेंट एक्ट आता है 1975 में, ये प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म रिवेलियन और एमिनेंट डेंजर देयर ऑफ। तो कौन करेगा डिक्लेयर, तो ये करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, टेरिटोरियल एक्सटेंड, तो नेशनल इमरजेंसी जो है हम पूरी टेरिटरी पे लगा सकते हैं या इसके पार्ट ऑफ द टेरिटरी पे लगा सकते हैं। तो यस, पूरी कंट्री पे लगा सकते हैं, और ओनली अ पार्ट पे भी लगा सकते हैं। और ये पॉसिबल कैसे है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, और ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी के जो ऑपरेशन है वो आप किसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हो गया, हमने नेशनल इमरजेंसी की बात कर ली। ठीक है, अब देखो क्या सेफ गार्ड्स है। सेफ गार्ड समझ रहे हो कि भैया नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो तो आप किसी भी रैंडम चीज़ों पे लगा सकते हो क्या, कैसे भी, मतलब मन कर रहा है लगा दो नेशनल इमरजेंसी, नहीं जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ गार्ड्स भी डाल रखे हैं। तो प्रेसिडेंट जो है ना नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम तभी कर सकता है जब उसको रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी फ्रॉम द कैबिनेट, और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ना, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए थे। अब ये बताना उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, पहले इंदिरा गांधी थी, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और उसके
प्राइम मिनिस्टर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आप, ठीक है, कमेंट करा करो, ठीक है, चीज़ें आपको याद होंगी। एंड दोस्तों, मस्ट बी रेटिफाइड बाय द बोथ हाउसेज विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू बाय स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया। ओरिजिनली द पीरियड अलाउड फॉर द अप्रूवल वाज टू 2 मंथ। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ही हमने रिकमेंडेशन दी, ठीक है, हम कैबिनेट है और हमने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और रिकमेंडेशन दे दिया प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट साहब आप इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, आप इमरजेंसी लगा दी, लेकिन प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, आपको अपने पार्लियामेंट में ना, अपने हाउस में इसको रेजोल्यूशन को पास करना होगा, तभी ये जो नेशनल इमरजेंसी है ना, ये आगे तक के लिए वैलिड होगी, वरना तो ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी ये चीज प्रोविजन को, तो ठीक है, तो विन 1 मंथ ये स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा लोकसभा को, ठीक है, तभी ये नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती रहेगी आगे तक के लिए, ठीक है, मतलब आगे वाले महीने के लिए भी जो 6 मंथ का पीरियड होता है वहां तक चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। इफ लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी देन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा within 30 days from its first sitting, provided राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट इन द मीन टाइम। अब देखो इसको समझाता हूँ आपको, बहुत ही प्यार से समझोगे आप। ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा जो है ना डिसॉल्व हो रखी है, ठीक है, तो इमरजेंसी पास हो गया है, इमरजेंसी मतलब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी, रिकमेंडेशन दे दी थी, और प्रेसिडेंट साहब ने लगा दिया इमरजेंसी। अब प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगा दी, अब जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिसॉल्व होगी, तो अब डिसॉल्व हो गई। अब जो लोकसभा अगर रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, इलेक्शन हो जाते हैं या फिर कैबिनेट बन जाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देता है, नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, फिर नया लोकसभा बनेगा, मतलब नया लोकसभा मतलब नए कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे और फिर लोकसभा जो है फॉर्म्ड हो जाएगी। तो जैसे लोकसभा की फर्स्ट सीटिंग होगी विद इन 30 डेज आपको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, तब नेशनल इमरजेंसी आगे तक कंटिन्यू होगी, वरना नहीं होगी। मीन टाइम उस टाइम पे इमरजेंसी कैसे लगी रहेगी, ठीक है, या फिर इमरजेंसी लगानी हो तो कैसे लगेगी, तो उस टाइम के लिए हमारे पास राज्यसभा है। राज्यसभा क्या करेगी, इसको प्रूव करेगी, ठीक है, उस टाइम के लिए। जैसे राज्यसभा पास कर देगी तो प्रेसिडेंट साहब इसको इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, अब ड्यूरेशन क्या होगा इमरजेंसी का, तो मैंने अभी बताया था आपको 6 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है इसका, कि मतलब एक बार इमरजेंसी लगाएंगे प्रेसिडेंट साहब तो वो 6 मंथ तक के लिए वैलिड होगा, ठीक है। बट ये एक्सटेंड हो सकता है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। बट इसकी जो है ना अप्रूवल चाहिए होगी पार्लियामेंट की फॉर एवरी 6 मंथ, ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए एक बार लग गई नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 1, अब इसको दोबारा कंटिन्यू करना 6 महीने के लिए और दोबारा 6 महीने के लिए लगेगी, फिर नेशनल इमरजेंसी वही रहेगी 1 वाली ही, लेकिन ये हो जाएगी 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पे दोबारा से पार्लियामेंट को इस रेजोल्यूशन को अप्रूव करना होगा, ठीक है। अब ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, कंटिन्यू लगी हुई है, अब सारे सिचुएशन नॉर्मल हो गए, कंडीशन सारे नॉर्मल हो गए कंट्री के अंदर, तो रिवोकेशन कैसे करेंगे, नेशनल इमरजेंसी को वापस कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, इस बात को ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पीवाईक्यू बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो विदाउट दी रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बट अगर प्रेसिडेंट साहब खुद से नहीं कर रहे तो रिवोकेशन जो है ना पार्लियामेंट भी कर सकती है, तो लोकसभा कैन इशू अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूशन, तब तो फिर क्या करना होगा, प्रेसिडेंट साहब नेशनल इमरजेंसी को हटा देंगे, जैसे वो रेजोल्यूशन इसके डिसकंटिन्यू के लिए पास होता है हट जाएगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, मतलब रेजोल्यूशन कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए करना क्या होगा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स को ना ऑफ लोकसभा को रिटर्न रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी स्पीकर साहब को, है ना, इफ हाउस इन सेशन, ठीक है, वरना तो प्रेसिडेंट साहब को दो, प्रेसिडेंट साहब जो है सेशन को कंडक्ट कर देंगे, फिर स्पीकर ये डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये रेजोल्यूशन को पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल सिटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 14 days टू कंसीडर द रेजोल्यूशन, तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन के लिए मतलब 1/10 जो लोकसभा का जो मेंबर हैं वो दे देंगे कि भैया हम नेशनल इमरजेंसी हटाना चाहते हैं, तो उसके 14 days के अंदर ही जो है
सेशन बैठ जाना चाहिए। और रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब सिंपल मेजोरिटी से आप रेजोल्यूशन को पास कर दोगे तो आपको क्या होगा, आप रिवोक कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी को। ठीक है, आप रिवोक कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी को, इस बात का ध्यान रखना बाय सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए, और रिवोक करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो, वरना तो प्रेसिडेंट खुद ही कर सकता है कभी भी। ठीक है, उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डायरेक्शंस ड्यूरिंग एनपीएफ इमरजेंसी। तो एनपीएफ होता क्या है, ये नेशनल इमरजेंसी, पी से प्रेसिडेंट और एफ से फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल मिलेगा, 360 में मिलेगा आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इनके बीच में 4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। और 356 आपको प्रेसिडेंट रूल है, तो इसमें क्या करना, क्या है आपको, ये 5 6 को इंटरचेंज कर दो, आर्टिकल 365 भी प्रेसिडेंट रूल ही है। बस इनके अंदर जो है कंडीशन चेंज हो जाती हैं प्रेसिडेंट रूल के अंदर। ठीक है, कि प्रेसिडेंट रूल कहाँ कहाँ लगना है। ठीक है, तो मैं आपको सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। चलो, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, तो सेंटर गिव्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर, किसी मैटर पे जो सेंटर है ना, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट्स को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सस्पेंडेड, यह ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना सस्पेंड नहीं होती नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ब्राउट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, बस कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के पास, इसका ध्यान रखना, सस्पेंड नहीं होती नेशनल इमरजेंसी में। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, तो प्रेसिडेंट अज्यूम्स द फंक्शंस ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब जो स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, उनके सारे फंक्शन जो है प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं प्रेसिडेंट रूल के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ लो, आर्टिकल 360, तो सेंटर कैन गिव सीएसआर डायरेक्शन टू स्टेट्स। अब ये सीएसआर डायरेक्शन क्या होते हैं, तो सी से है कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी नथिंग बट टैक्सेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो टैक्सेस के जो प्रोप्राइटी है, ठीक है, स्लॉट्स हैं, उसको जो है डायरेक्शन दे सकती है कौन, सेंटर, किसको, स्टेट्स को। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के भी और चीफ मिनिस्टर इन सबके, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के सबके सैलरीज और अलाउंसेस को कम कर सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और रिजर्व कर सकती है ऑल मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना। सारे जो मनी बिल्स हैं और फाइनेंशियल बिल हैं, वो सारे के सारे कंसिडर हो जाएंगे किसके अंडर में, प्रेसिडेंट के, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो स्टेट के बिल्स होते हैं, स्टेट के मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो होप आपको याद हो गया होगा। अब इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसे भी याद कर लो। ठीक है, वो क्या होगा, देखो एग्जीक्यूटिव में बता दिया था मैंने अभी आपको कि भैया कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को, ठीक है, किसी मैटर के ऊपर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेटिव में समझ लो। ठीक है, तो पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, मतलब पार्लियामेंट जो है ना स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हाँ, इन ऑपरेटिव 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी सीरीज, जैसे नेशनल इमरजेंसी हट जाएगा तो इस 6 मंथ्स के बाद अपना आप ही जितने भी लॉज बनाए थे पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट के ऊपर, वो सारे हट जाएंगे, बंद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके याद रखा करो। चलो, तो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट आल्सो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट लॉ ना बनाए, ठीक है, प्रेसिडेंट को बोल दे कि आप ऑर्डिनेंस पास कर दो और स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ऑर्डिनेंस पास कर सकता है प्रेसिडेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल में क्या आएगा, फाइनेंशियल मैंने अभी बताया था, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं ना, उसको मॉडिफाई कर सकता है प्रेसिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। होप ये आपको समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। चलो, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 358 बोलता है कि आपको जो आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, उसके लिए कोई भी प्रेसिडेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट करता है आर्टिकल 19 को ओनली। ठीक है,
और ऑपरेटेड होगा ओनली इन एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये ध्यान रखना, ओनली एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे होगा, ठीक है। और एक्सटेंड कर सकता है ये एंटायर कंट्री के अंदर, ठीक है। तो आर्म रिबेलियन में ये आर्टिकल 19 के जो है एंटायरली सस्पेंड नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। आर्म रिबेलियन के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 359 कहता है कि भैया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत है फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच कैन बी फॉर एंटायर ड्यूरेशन और शॉर्टर पीरियड, ठीक है। जैसे कि अगर आर्म रिबेलियन के ग्राउंड के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम पे आपको आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए, चाहे वो आपको कम समय के लिए करना हो चाहे एंटायर ड्यूरेशन के लिए करना हो, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑल फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ध्यान रखना है, आर्टिकल 20 और 21। तो आर्टिकल 21 भैया राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ अगर स्टेट छीन लेगी, वो जीने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा, ठीक है। फिर इमरजेंसी तो उसका मतलब आपको जीने का अधिकार ही छीन ले रही है, नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 21 और 20 ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 20 आप मुझे बताओ क्या है ये, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑपरेट्स इन बोथ टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, इसका ध्यान रखना, आर्म रिबेलियन में भी ले सकता है ये आर्टिकल 359, और कहाँ से ये एक्सटर्नल इमरजेंसी में भी, ठीक है, इसके ध्यान रखना। चलो, एक्सटेंड्स एन टू अ पार्ट और एंटायर कंट्री, किसी पार्ट के अंदर भी एक्सटेंड हो सकता है और पूरी कंट्री के अंदर भी आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, तो प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर खुद प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि आई कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस बोथ टैक्स शेयरिंग एंड ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है ना, वो टैक्स शेयरिंग को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, और जो ग्रांट देती है ना सेंटर स्टेट्स को, उसे भी कम कर सकता है, ठीक है, या फिर कैंसिल भी कर सकता है ग्रांट को। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब सच मॉडिफिकेशन continues till the end of the financial year in which the emergency ceases to operate। ये ध्यान रखना, जिस ईयर में ना इमरजेंसी लगी है तो उसके फाइनेंशियल ईयर तक के चलेगा मामला, ये ध्यान रखना। ये सारे जितने भी चेंजेस लाएगा उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट, ये उस फाइनेंशियल ईयर तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर, ये भी ध्यान रखो, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो समझ लो लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो पा रहे इमरजेंसी के टाइम पे, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन नहीं हो पा रहे, इमरजेंसी लगी हुई है, कैसे होगा? तो जो इसकी लाइफ है ना वो एक्सटेंड हो सकती है लोकसभा की। तो लोकसभा की लाइफ कैसे एक्सटेंड हो सकती है? मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म 5 years बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम। तो भैया लोकसभा का जो है 5 year का पीरियड होता है, ठीक है, लाइफ होती है, फिर लोकसभा हर 5 year में डिसॉल्व हो जाती है। तो इसकी जो लाइफ है हम 5 year जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो 1 year के लिए और बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एट अ टाइम का मतलब क्या है? एक बार एक साल के लिए बढ़ा सकते हो बस, ठीक है, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो एक बार के लिए, और जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप एक एक साल के लिए प्लस कर सकते हो, ठीक है। चलो, स्टेट रजिस्टर क्या है? स्टेट रजिस्टर का अगर मतलब हमें लाइफ बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पार्लियामेंट में एक्सटेंड नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो 5 years की होती है बाय 1 year एट अ टाइम, बिल्कुल सेम है जैसे लोकसभा की है वैसे ही किसकी है? स्टेट लेजिस्लेटर की, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, नॉट एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ये ध्यान रखना, जैसे इमरजेंसी हटती है ना तो जो एक्सटेंशन हमने बढ़ाया है स्टेट लेजिस्लेचर का और लोकसभा का, तो वो 6 months तक के लिए ही वैलिड रहेगा। जैसे इमरजेंसी लगेगी आपको उनके इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ये इसको ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 355 इम्पोज करता है 2 ड्यूटीज ऑन सेंटर, ठीक है, वो है पीएनपी, मतलब सेंटर को 2 ड्यूटी देता है आर्टिकल 355। क्या कहता है? एंश्योर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरिड बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट। भैया सेंटर को ना ये प्रोविजंस का ध्यान रखना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, इन प्रोविजंस को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, ठीक है।
ये सेंटर की ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। ठीक है, दूसरा पी क्या है, तो प्रोटेक्ट करना है एवरी स्टेट को अगेंस्ट ईएआर। ईएआर क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन से। ठीक है, 28 के 8 स्टेट्स को सेंटर की ड्यूटी है कि उनको प्रोटेक्ट करना है आर्म रिबेलियन से और एक्सटर्नल एग्रेशन से। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है, ये है सेंटर की, आर्टिकल 355 में बोला गया है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब हम आ गए हैं स्टेट इमरजेंसी पे, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 356 में क्या ग्राउंड है और आर्टिकल 365 में क्या ग्राउंड है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगेगा। तो इसे समझ लो, प्रेसिडेंट ऑन रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर ऑफ स्टेट, इसका ध्यान रखना, मतलब जो गवर्नर है ना स्टेट का, वो रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, और बोलेगा कि भैया जो स्टेट के अंदर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है और इसमें इमरजेंसी लगाना नेसेसरी हो गया है। ठीक है, और अदरवाइज इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन accordance with the provision of the constitution, article 356 confers power upon the union to ensure that article 355 becomes effective। अभी मैंने पढ़ाया ना आपको 355, तो इसकी ड्यूटी पड़ती किसकी, भैया सेंटर की ड्यूटी दे रखी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल की जो मशीनरी है ना वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है ना वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करे, कैरिड करे। तो अगर नहीं करेगी तो सेंटर की ड्यूटी है, तो सेंटर क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को ऑर्डर देगा, भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ठीक है, तो आर्टिकल 355 जो है इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 365 में क्या है, वेन एवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ये मैंने आपको सेंटर स्टेट लेसन में पढ़ाया था कि ये सेंटर जो है डायरेक्शंस देती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क सही से रखने हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेफ रखना है अपने स्टेट के अंदर, रेलवे नेटवर्क को सही सेफ रखना है। ठीक है, तो ये क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन, रेलवेज। ठीक है, अगर ये सही से नहीं रख पाए आप, ठीक है, अगर इनका सेफ गार्ड नहीं कर पाए, स्टेट फेल हो गई, ठीक है, ये सारे डायरेक्शन को फॉलो करने में सेंटर के, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो और ये भी डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। चलो, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल क्या है, पावर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव आर विद मी। भैया स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो पावर है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उनके, वो किसके पास आ जाएंगे, वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगे। इफ आई डिक्लेयर पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी हो जाएगा, जो पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है, वो प्रेसिडेंट बोल दे कि भैया नहीं अब पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट का पावर है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास आ जाएगा लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, याद हो गया ना आपको। डिफरेंस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, अब इस चार्ट से ना आप सब कुछ रिकॉल कर पाओगे इजीली। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, कंपैरिजन करना। अब देखो किस ग्राउंड के ऊपर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, किस ग्राउंड के ऊपर हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, इसे समझना। देखो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। ठीक है, अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब लगेगी स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, अगर कोई स्टेट जो है फॉलो नहीं कर रहा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को और स्टेट के डायरेक्शंस को, तब स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। इम्पैक्ट क्या होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो स्टेट एग्जीक्यूटिव नॉर्मली फंक्शन करते रहेंगे। ठीक है, बट जब स्टेट इमरजेंसी लगेगी, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तब क्या होगा, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड, स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस हो जाएगी, मतलब सारी पावर किसके पास आ जाएगी, प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी, सारी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड, या तो सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को, और उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, देन प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द गवर्नर। अब गवर्नर एजेंट होते हैं स्टेट के। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है ना स्टेट को गवर्न करेगा, एडमिनिस्टर करेगा बाय थ्रू द गवर्नर। ठीक है, तो और पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर स्टेट स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर रूल्स लॉज बना सकती है। ठीक है दोस्तों, अब डेलीगेशन ऑफ पावर कैसे होगा, टू मेक लॉज,
तो नेशनल इमरजेंसी में तो कोई बात ही नहीं करी गई, मतलब नेशनल इमरजेंसी तो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। तो अंडर दिस पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम, ठीक है। तो डेलीगेशन कैसे होगा पावर का, तो पार्लियामेंट जो है ना प्रेसिडेंट को दे देगा पावर कि भैया आप डेलीगेट करो, ठीक है, स्टेट को चलाओ, ठीक है, आप गवर्नर का यूज करो, गवर्नर की हेल्प लो और स्टेट को रन करो, ठीक है, आप डेलीगेशन करो पावर का, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड बताओ नेशनल इमरजेंसी का और स्टेट इमरजेंसी का, इसे समझो। तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, आप इंडेफिनिटली नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हो, बट एक बार में आप 6 मंथ्स के लिए लगा सकते हो, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट इमरजेंसी में क्या है, यहाँ प्रिस्क्राइब है भैया, यहाँ पर प्रिस्क्राइब है 3 ईयर्स, आप 3 साल के लिए ही स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो। देर आफ्टर इट मस्ट कम टू एन एंड, मतलब एंड होना चाहिए स्टेट इमरजेंसी का। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मस्ट बी रिस्टोर्ड इन द स्टेट, ठीक है। इन 3 सालों के अंदर आपको सब कुछ नॉर्मल करना है, प्रेसिडेंट को बोला गया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको सब कुछ नॉर्मल रखना है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर इलेक्शन कराओगे आप, और जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है ये हो जाने चाहिए 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन पंजाब के अंदर ना 3 साल से ऊपर क्या कहते हैं स्टेट इमरजेंसी लगी रही थी, प्रेसिडेंट रूल लगाया था। या आप मुझे बताओ कमेंट में कैसे लगा, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर स्टेट, रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर विथ ऑल द स्टेट्स अंडरगोज अ मॉडिफिकेशन। भैया बिल्कुल मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जो है ग्रांट्स एंड एड को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, जो सेंटर देती है स्टेट्स को वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे मॉडिफाई कर सकता है। रिलेशन अब स्टेट इमरजेंसी में देखो, रिलेशनशिप ऑफ ओनली स्टेट अंडर इमरजेंसी अंडरगोज अ मॉडिफिकेशन। भाई जिस स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, केवल उस स्टेट के अंदर ही तो प्रॉब्लम आएगी रिलेशन के अंदर, ठीक है, बाकी सबका नॉर्मल रहेगा। आप देखो पार्लियामेंट्री अप्रूवल किस केस में चाहिए होता है, देखो पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो चाहिए होता है बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ चाहिए होता है। और अगर स्टेट इमरजेंसी लगाना है स्टेट के अंदर, तो वहां पर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास कर देगी, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। फंडामेंटल राइट्स किस में इफेक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट टच भी नहीं होते, ठीक है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं। रिवोकेशन कैसे करेंगे, तो रिवोकेशन लोकसभा कैन पास रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन, ठीक है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से रिवोकेशन कर सकता है लोकसभा, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी का। बट ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी के वाले में, ठीक है। ओनली प्रेसिडेंट ऑन हिज ऑन, मतलब प्रेसिडेंट ही रिवोक करेगा स्टेट इमरजेंसी को स्टेट के अंदर, और जब उसकी मर्जी होगी। और आपको एक बात पता है कि भैया प्रेसिडेंट कैसे वर्क करता है, प्रेसिडेंट वर्क करता है एड एंड एडवाइस ऑफ दी किसकी, प्राइम मिनिस्टर एंड हर काउंसिल, ठीक है। तो भैया मोदी जी बोलेंगे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ प्रेसिडेंट का, मोदी जी बोलेंगे और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका एडवाइस होगा कि भैया प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी हटा दो, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो गई इस स्टेट के अंदर, तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट साहब हटा देंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता, सारा कुछ एड एंड एडवाइस मिलती है उसको प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल का, ठीक है। अभी हमारा नेशनल इमरजेंसी चैप्टर खत्म हो चुका है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं डाउट्स क्लियर करो, और अपनी ऐसी तैयारी रैपिड रिवीजन मोड के साथ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये दोनों तीनों चैप्टर के साथ मिक्स करके एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय।